गांव वालों के विरोध के बाद चेतन ने मंदिर के अंदर से अपना सामान समेटा और भारी कदमों के साथ वहां से निकल गया। चेतन के जाने के बाद वीर सिंह, जो बहुत देर से कुछ सोच रहा था, उसने अचानक से कहा, हम मानते हैं कि खूनी वधू ने फिर से एक जान ले ली, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मंदिर के भीतर रात भर रहने के बाद भी चेतन जिंदा कैसे बच गया? और तो और वो जो भी कहानी बता रहा था उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? कुछ तो वजह होगी जो चेतन इस मंदिर के भीतर नहीं मरा। मुझे तो लगता है कि चेतन का यहाँ आना भगवान की मर्जी है, और हो ना हो ये लड़का हमारे गांव को इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। वीर सिंह की बात सुनकर मुखिया ने कहा, वीर सिंह, तुम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हो और तुम ही ऐसी बात कर रहे हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि वो लड़का साफ साफ झूठ कह रहा है? मंदिर के भीतर भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस वक्त भले ही गांव के लोग चेतन की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वीर सिंह के मन में एक तूफान चल रहा था। उधर गांव वालों के निकालने के बाद चेतन वहां से सीधा स्टेशन पहुंचता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे गांव वालों को बताए कि वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ नहीं है, बल्कि वाकई उसने उस लड़की को देखा है जिसे पूरा गांव खूनी वधू कहता है। स्टेशन पहुंचने के बाद चेतन को पता चलता है कि ट्रेन रात के 8 बजे है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय रात तक इंतजार करने के, क्योंकि फूलपुर गांव से शहर तक जाने के लिए यही ट्रेन एकमात्र रास्ता था। धीरे धीरे रात ढलने लगी थी। चेतन स्टेशन पर लगी बेंच पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऑफिस में दोबारा उसे नाकारा समझा जाए। अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हुए उसने खुद से कहा, इस अधूरी रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होने वाला। अगर ये लेकर गया तो मेरी नौकरी तो गई समझो, ऊपर से मेरा फिर से मजाक बनना तो तय है। शायद यही मेरी किस्मत है। कहते हुए उसने झटके से कैमरे की स्क्रीन बंद कर दी और उसे बगल में रखकर बैठ गया। वैसे भी सब कुछ अब उसके बस के बाहर का था। लोग उसे गांव में ठहरने नहीं देना चाहते थे। गांव की तरह स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सरसरी ठंडी हवा के बीच बैठा चेतन ट्रेन के इंतजार में ही था कि उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई पड़ी। एक पल को चेतन ने उसे सुना, लेकिन फिर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद दोबारा वही आवाज फिर सुनाई पड़ी। इस बार चेतन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो इस आवाज को परख लेना चाहता था, पर पूरा स्टेशन अंधेरे की एक काली चादर में लिपटा हुआ था। उसे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन पर लगे एक खंबे पर एक लालटेन लटक रही थी, जिससे आती दम तोड़ती रोशनी में चेतन को एक साया नजर आया जो दीवार के ठीक पीछे से बाहर आ रहा था। उसके मन की घबराहट बढ़ गई। वो समझ गया कि हो ना हो ये वही लड़की है जो उसे बार बार नजर आ रही है। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर पूछा, कौन है? कौन है वहां? पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि वो साया लालटेन के प्रकाश में धीरे धीरे बढ़ने लगा। चेतन के पैर अब डर से कांपने लगे थे। उसने डरते हुए बोलना शुरू किया, मैं जानता हूँ तुम वही फोटो वाली लड़की हो जो मुझे उस रिक्शे वाले ने दिखाई थी। तुम वही हो जो पहले स्टेशन और फिर मंदिर में मिली थी, और फिर तुम वहां भी थी उस हवेली में, लेकिन तुमने वहां भी मुझे न मालूम क्या कहानी सुना दी। चेतन ने थोड़ा सोचते हुए फिर कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मंदिर से सीधा उस हवेली में पहुंच गया, और वहां उस झरने के पास तुमने मुझे किस किया, और फिर मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे बेहोश हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी हो, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन? कहते हुए चेतन अपने कांपते कदमों के साथ उस साए की ओर बढ़ने लगा। वो अपने मोबाइल के लाइट के सहारे उसे देखने की कोशिश में था। उसने आगे बढ़ते हुए धीरे से डर कर पूछा, मैं ही क्यों तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो? जवाब दो। तभी घुंघरुओं की आवाज अचानक से तेज हो गई, मानो कोई दौड़कर उसकी ओर आ रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका तेजी से आकर चेतन के भीतर से होकर गुजर गया, और चेतन अंदर तक से हर उठा। उस हवा के झोंके का दबाव इतना तेज था कि चेतन के कदम डगमगा गए। खुद पर से उसका नियंत्रण छूट गया।
वो गिरने ही वाला था कि किसी ने अचानक उसे सहारा दिया और गिरने से बचा लिया। जब चेतन ने उसे देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि वीर सिंह था। चेतन ने एक नजर वीर सिंह को देखा और अगले पल पीछे पलटकर अंधेरे में उस साए को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे कोई भी नजर नहीं आया। वीर सिंह के वहां आते ही जो एक साया चेतन के पास पड़ रहा था वो अचानक ही कहीं गायब हो गया था। तभी चेतन ने अपने आप को संभालते हुए पूछा, वीर सिंह, तुम यहां कैसे? वीर सिंह ने जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए ही यहां आया हूं। अच्छा हुआ तुम गए नहीं। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ रुक जाओ कुछ वक्त के लिए, शायद हम गांव वालों की कुछ मदद हो जाए। चेतन ने आश्चर्य से पूछा, आखिर मैं क्या मदद कर सकता हूं? और वैसे भी गांव के लोग नहीं चाहते कि मैं इस गांव में एक पल भी ठहरूं, ना ही किसी को मेरी बातों पर भरोसा है। वीर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, ये वीर सिंह सब देख लेगा। गांव वाले मुझे बहुत मानते हैं, मैं बात करूंगा। पर हाँ, तुम्हें मुखिया जी और गांव वालों के सामने माफी मांगकर इतना कहना है कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो तुम्हारे मन का वहम था और मंदिर पर तुम अपनी फिल्म दिन में ही बनाओगे। वीर सिंह ने चेतन के और पास आकर धीरे से कहा, बाकी रह गया तुम्हारे सच का सवाल, तो कोई यकीन करे या ना करे, मैं करता हूँ। कुछ तो है जो तुमसे जुड़ा हुआ है। चेतन ने वीर सिंह को आश्चर्य से देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? वीर सिंह बोला, वीर सिंह का घर बहुत बड़ा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। चेतन ने अपना सामान उठाया और दोनों बाहर जाने लगे। जाते हुए चेतन ने दोबारा स्टेशन की उस दीवार की ओर देखा जहां वो साया नजर आ रहा था, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया, केवल उस लालटेन की लौ फड़फड़ा रही थी। वीर सिंह ने चेतन को परेशान पाकर पूछा, क्या हुआ, कुछ छूट गया क्या? चेतन चाहता तो वो स्टेशन वाली घटना वीर सिंह को बता देता, पर उसने सोचा कि शायद वीर सिंह उस पर भरोसा ना करे। यही सोचकर चेतन ने कुछ ना कहकर बात टाल दी। साथ चलते हुए चेतन ने वीर सिंह से पूछा, तुम्हें उस भूतनी का डर नहीं है क्या? वीर सिंह ने हंसते हुए कहा, वीर सिंह को किसी भूत का डर नहीं। अपने पास शक्तिशाली ताबीज है, मैं तुम्हें भी दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें तो ताबीज की जरूरत ही नहीं है, तुम तो मंदिर से जिंदा लौटे हो और उस भूतनी ने भी तुम्हें कुछ भी नहीं किया था। थोड़ी देर में दोनों बातें करते करते वीर सिंह के घर पहुंच गए। वीर सिंह ने चेतन को छत पर बने कमरे में ठहरा दिया। अगली सुबह जब चेतन उनींदी आंखों के साथ जागा और अंगड़ाइयां भरता हुआ कमरे से दूसरी ओर बने बाथरूम की ओर बढ़ा, तो उसने ये भी चेक नहीं किया कि बाथरूम खाली है भी या नहीं, और वो तेजी से दरवाजा खोल अंदर दाखिल हो गया। अचानक एक चीख के साथ ही उसकी पूरी नींद उड़ गई। उसने देखा कोई लड़की नहा रही थी। उस लड़की के साथ चेतन की भी चीख निकल गई। तभी लड़की ने हड़बड़ाकर कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? और पहले ये बताओ तुम हो कौन? सीधा अंदर क्यों घुस आए? चेतन ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो पाया कि उसने तौलिए से अपने गीले बदन को ढक रखा था, लेकिन उसके गीले लंबे बालों से पानी टपक कर उसके रेशमी कोरे बदन पर अचखेलियां कर रहा था। एक पल को चेतन की आंखें उस पर टिकसी गई। उस लड़की की गुलाबी भीगे होंठ और एक पतले से पर्दे के पीछे से झांकते गोरे मुलायम कंधे चेतन को बेताब किए जा रहे थे। लेकिन उस लड़की की आवाज से चेतन पल भर में होश में आ गया। उस लड़की ने चिल्लाकर पूछा, यहाँ वहां क्या देख रहे हो? बड़ी बेशर्म इंसान हो, बताओ कौन हो तुम? तुम्हारा इरादा क्या है? चेतन ने फिर अपनी नजरें घुमा ली और बोला, सॉरी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन तुम कौन हो पहले ये तो बताओ। लड़की ने उसे बाथरूम से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद करते हुए बोली, वाह जी वाह, मेरा घर और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? चेतन ने तेज आवाज में कहा, अच्छा सॉरी, मैं वीर सिंह जी का दोस्त हूं, माफ कीजिएगा। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर में वो लड़की कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई। वो गुस्से से भरी हुई थी,
लेकिन वो चेतन को कुछ कह पाते उससे पहले ही वीर सिंह वहां आ गया और बोला, अरे तुम इससे मिल लिए? ये है मेरी बहन माही। वीर सिंह ने चेतन का परिचय करवाते हुए कहा, ये है चेतन मेरा दोस्त, बंबई से आया है, जल्दी से कुछ खाने को ले आओ हमारे लिए। तुम भी जल्दी नीचे आ जाओ भाई। कहते हुए वीर सिंह नीचे चला गया। माही भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। चेतन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वही माही चेतन को गुस्से में देख रही थी। चेतन को नीचे आने का कहकर वीर सिंह अपने घर के एक कमरे में आ गया, जहां सिर्फ किताबें ही किताबें थी। कुछ देर बाद जब चेतन उस कमरे में पहुंचा तो वीर सिंह वहां बैठा कुछ किताबों के पन्ने पलट रहा था। चेतन ने पास ही पड़ी एक किताब बेतरतीबी के साथ उठाई और सारे पन्ने पलटकर उसे टेबल पर रखते हुए पूछा, वीर सिंह, गांव की ये जो भूतनी क्या कहते हो उसे, हाँ खूनी वधू, इसकी असल में कहानी क्या है? वीर सिंह ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, दोस्त, कहानियां तो कई है, पर कौन सी सच है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं कि कई सालों पहले इस फूलपुर गांव की जगह एक नगर हुआ करता था। उसमें एक लड़की को किसी कारण से ये सजा मिली कि वो किसी से शादी नहीं कर सकती थी। उसे नगर के हर कुलीन व्यक्ति के साथ सुहागरात मनानी पड़ती थी और फिर न जाने किसी तरह बाद में वो लड़की मर गई। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन तभी से उसकी आत्मा भटकने लगी। चेतन ने आश्चर्य के साथ कहा, बड़ी अजीब कहानी है, और ये काल भैरव का मंदिर का क्या किस्सा है? चेतन के इस सवाल के साथ ही वीर सिंह ने कई किताबों के बीच से एक पुरानी किताब निकाली और उसके कुछ पन्ने पलटकर कहा, इस किताब में बहुत सारे राज छुपे हैं जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मेरे बाबा ने बताया था कि इस किताब में काल भैरव मंदिर के साथ ही उस खूनी वधू की जिंदगी के भी कई रहस्य छिपे हैं। वीर सिंह ने एक बार चारों तरफ चौकन्नी निगाहों से देखा और फिर धीरे से कहा, एक बात और, मुझे जहां तक लगता है हो ना हो इस किताब में उस खूनी वधू की भूतनी को खत्म करने का भी उपाय लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस आज तक हम इस किताब को सही से समझ ही नहीं पाए। और जहां तक सवाल है काल भैरव मंदिर में रात के वक्त मौत होने की, तो मेरे पैदा होने के बाद से आज तक तो कोई कभी रात के वक्त उस मंदिर में नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि बहुत पहले 2 बार 2 आदमियों की जान इस मंदिर के भीतर गई है। उनकी जान कैसे गई ये बात तो किसी को नहीं पता, लेकिन उसी समय के बाद से ये प्रथा चली आ रही है कि सूर्य डूबने के बाद कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मैंने गांव वालों से इतना सुना है कि वो लड़की जिसे सालों पहले नगर में सजा देकर पूरे नगर की वधू बनाया गया था, उस लड़की की मौत इसी काल भैरव मंदिर में हुई थी और उस लड़की की मौत के बाद से उसकी आत्मा खूनी वधू बनकर हमारे गांव में भटकती है। तो हो ना हो, तुम्हारी बात सही हो सकती है कि उस मंदिर के भीतर वो भूतनी तुम्हें दिखाई दी हो। वीर सिंह की बात सुनकर चेतन ने सोचते हुए कहा, लेकिन पुजारी जी भी तो सही कह रहे हैं ना कि मंदिर में भूत प्रेत नहीं जा सकते, तो फिर ये कैसे संभव है कि खूनी वधू मंदिर के भीतर थी? और चलो अगर ये मान भी ले कि वो भूतनी मंदिर के अंदर जा सकती है, तो भी सवाल ये उठता है कि कैसे? कुछ तो ऐसा है जो किसी को भी नहीं मालूम। क्या है मंदिर और भूतनी का राज? कैसे एक भूतनी प्रवेश कर सकती है मंदिर के भीतर? क्या सुलझा पाएगा चेतन इस रहस्य को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।